हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 48 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग जो किया जाता है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है भूकंप की तरंगों का आयाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भूकंपी तरंगों का आयाम मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 2। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यानता वाला है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक श्यानता वाला है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ होगा, तो वो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। शहद जो है वो सबसे अधिक श्यानता वाला पदार्थ है। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये श्यानता क्या होती है। श्यानता होती है जैसे कि किसी के द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता या आंतरिक घर्षण कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, शहद। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 4। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में विशेष प्रकार की कोयले की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। तो वो कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन का जो प्रतिशत है सबसे अधिक होता है, तो वो होता है हमारा कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, तो इसमें होता है लगभग 90% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयला में। बाकी इसमें 3% तो इसमें हाइड्रोजन होता है, 3% हाइड्रोजन, 2.5% इसमें ऑक्सीजन होता है और 0.5% इसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर होता है। और बाकी 2.5% इसमें क्या होती है, राख। 2.5% जो होती है इसमें राख होती है। तो इसका जो आंसर है क्या है, इसका आंसर है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला। अच्छा, ये जो पीट कोयला है ना, एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। और जो पीट कोयला है ये इसमें कितना परसेंट कार्बन मिलता है, इसमें मिलता है लगभग 27% कार्बन होता है इसमें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये हानिकारक होता है पीट कोयला। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 5। फूल के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। फूल का जो अध्ययन किया जाता है तो वो किस रूप में किया जाता है, तो वो होता है हमारा एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इसको एंथ्रोलॉजी या फ्लोरिकल्चर CULTURE फ्लोरिकल्चर, एंथ्रोलॉजी या फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बाकी फ्रेनोलॉजी क्या होता है, फ्रेनोलॉजी हमारा होता है मस्तिष्क का विज्ञान होता है। मस्तिष्क विज्ञान होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क का वो विज्ञान होता है। और जो हमारा पैलिनोलॉजी होता है ये क्या है, ये हमारा परमाणु विज्ञान। और हमारा जो एग्रोस्ट्रोलॉजी होता है ये हमारा कृषि विज्ञान से संबंधित है। और बाकी हमारा जो आंसर है वो है एंथ्रोलॉजी, ये इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर भी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 6। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। इनमें से कौन सा जीव है जिसका रक्त सफेद होता है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, तिलचिट्टा यानी कॉकरोच। इसका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 7। फलों में मीठे स्वाद का कारण है। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 8। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की पहली घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो आपातकाल की जो पहली उद्घोषणा की गई थी तो वो किस वर्ष की गई थी राष्ट्रपति द्वारा, तो वो की गई थी 1962 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1962 में आपात की उद्घोषणा पहली बार की गई थी। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आता है 352 आर्टिकल के तहत। और क्या है इसमें कि आपात की उद्घोषणा, ये मतलब क्या होता है आपात की उद्घोषणा, ये होता है जैसे कि राष्ट्रपतियों की यदि लगता है कि जैसे कि भारी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है तो वो आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1962 में पहली बार उद्घोषणा की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो है हमारा आर्टिकल
23, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो आर्टिकल 23 है ये बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 का। बाकियों की बात कर रहे थे, वैसे मैंने बाकियों के बारे में भी बात की हुई है। तो इसमें आप आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आर्टिकल 17 जो है हमारा वो संबंधित है हमारा किससे, वो हमारा संबंधित है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन जो बी है वो हमारा अस्पृश्यता का अंत है। और जो हमारा आंसर है वो है आर्टिकल 23 करेक्ट, जो कि संबंधित है हमारा बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। और बाकी आर्टिकल 14 और 32 आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देते हैं इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो किस मंत्रालय के दायरे में आती है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो इसमें आपको पता होगा, इसमें बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो वो है कोयले का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो ये हमारा पहले तो आता है किस आर्टिकल में आता है? तो ये हमारा आता है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। अच्छा, और जो ये किस भाग में आता है? तो ये हमारा आता है भाग 4 में आता है ये हमारा। इसके आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें पहले तो रखना है कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। और किस भाग में आते हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आते हैं हमारे भाग 4 में। और जो हमारा इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 14। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री कृषि योजना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि योजना। अच्छा, ये जो ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ये क्या है? इसमें क्या होता है कि ये पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नालियों और एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ेगा। इससे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसके जरिए पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि वो ड्रिप चढ़ती है ना ड्रॉप वाइज, तो सेम वैसे ही प्रोसीजर है इसका भी। जो ड्रॉप्स में पानी की जो बूंदें हैं वो पौधों तक पहुंचाई जाएंगी। ये पौधों की जो जड़ों तक इनकी पानी की जो बूंदें हैं वो ड्रॉप्स के थ्रू पहुंचाई जाएंगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 15। देश का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पादक तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16। रेरा अधिनियम के इस वर्ष पारित किया गया। रेरा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये है क्या रेरा अधिनियम, इसका पूर्ण रूप क्या है रेरा का? तो इसका पूर्ण रूप है हमारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये है हमारा रेरा का पूर्ण रूप। किस वर्ष में इसको पारित किया गया? तो वो पारित किया गया 2016 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब ये जो रेरा अधिनियम है ये है क्या? ये है हमारा, यदि खरीदार के अधिकार, जैसे कि कोई खरीदार होगा किसी प्रॉपर्टी के लिए, खरीदार के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो खरीदार, कोई भी खरीदार द्वारा बिल्डर हो या डेवलपर हो या एजेंट हो, उनके खिलाफ रेरा शिकायत दर्ज कर सकता है। ये है रेरा। तो इसका जो पूरा रूप है, पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जो है इसकी क्या है रेरा की? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इसको पारित का, इसका ये अधिनियम है रेरा, ये कब पारित किया? 2016 में पारित किया गया। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? इसका आंसर मैंने आपको पहले सेशन में दिया था, जब इस सेशन की शुरुआत हुई थी टेस्ट की। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले सेशन में दिया होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को, तो आपको अच्छे से याद होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा 47। जो मूल रूप से विषय हैं वो 47 हैं, और जो फिलहाल विषय हैं वो कितने हैं? वो 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 47। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 50। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिकल जो 50 है इसमें क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और बाकियों की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो 54 है हमारा, आर्टिकल 54 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन या प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में आता है। आर्टिकल 51 में क्या है? इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 56 जो है हमारा किससे रिलेटेड है? तो हमारा है राष्ट्रपति की पदावधि से। तो हमारा जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 50। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 20, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या है 19। चरमपंथियों नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका, इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच में जो मतभेद हुए थे, तो इनका विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो हमारा किया गया था 1972 में। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसमें 2003 में कुछ संशोधन किए गए थे। तो जिसमें क्या था कि कुछ संशोधन जो 2003 में किए गए थे, तो उसमें ये था 2003 में, माफ़ कीजिएगा, इसमें क्या था? इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि अगर कोई उल्लंघन करता है, जैसे कि जीव, जैसे नाम से आप पहचान पा रहे हैं, वन्यजीव संरक्षण यानी वन जीव जो हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है ये अधिनियम। अगर जैसे कि कोई तस्करी करता है जीवों की, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और अपराध है ना, और जैसे कि सज़ा का प्रावधान किया गया है इसमें, कठोर तरीके से कर दिया गया है। 2003 में इनमें संशोधन किया है, तो उसमें कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई है। और आज का सेशन हमारा जो था आपको कैसा लगा, और जो आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर ज़रूर दें। और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे भविष्य में आने वाली जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ अब तक आसानी से पहुँच सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।